अनेकानेक युग परिवर्तन हो चुके हैं। हमारे आहार विहार में और हमारी संस्कृति में भी बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। साथ ही साथ हमारा धर्म के प्रति जो हमारी आस्थाएं हैं वो भी बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो चुकी है। पर कितनी अजीब बात है, योग और योग से होने वाले लाभों में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन आज स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। जो अनुभव, जो योग के लाभ हमें प्राचीन काल में हुआ करते थे हमारे ऋषि महर्षियों को, वो हमें आज भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। और योग के लाभों की इसी श्रृंखला में आज मैं फिर आ गया हूँ एक ऐसा आसन लेकर के जिसके संदर्भ में वशिष्ठ संहिता में, घेरण्ड संहिता में और हठ योग प्रदीपिका में, तीनों में ही ना ही केवल उसकी आकृति के संदर्भ में वर्णन किया गया है, बल्कि उसकी विधि को भी पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूँ योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको गोमुख आसन के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि क्या होता है गोमुख आसन और इसको कर लेने से कौन कौन से लाभ हमको मिल सकते हैं, किस स्थिति में हमको गोमुख आसन नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ कितने लाभ हैं इस गोमुख आसन को कर लेने के, अर्थात किन किन बीमारियों में ये करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैठ करके करने वाला ये जो आसन है, इसको करने के लिए पहले दोनों पैर जो है सामने फैला लेंगे, दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। हमारे दोनों पैर सामने पैरेलल होंगे, हमारे घुटने टखने सीधे, हमारी कमर सीधी, हमारे दोनों हाथ जो हैं हथेलियाँ ज़मीन की ओर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधी, हमारी गर्दन कमर बिल्कुल सामने, कमर सीधी और गर्दन बिल्कुल सामने। ये प्रथम स्थिति है। इसके बाद में दायां पैर उठा करके बाएं पैर के नीचे से हम लेकर के आते हैं और एड़ी को लगा देते हैं कमर के पास में या बटक के पास में, इस तरह से। फिर बायां पैर भी इसी प्रकार ऊपर से मोड़ करके उसको भी इसी प्रकार लगाएंगे। हम एक बार सामने से देख लेते हैं। पहले हमने बायां पैर मोड़ा, फिर दायां पैर, और इस जो राइट लेग है हमारा, इसके ऊपर हम इस तरह से बैठ भी सकते हैं। एक आदर्श स्थिति के लिए, जो लोग परफेक्शन से कर सकते हैं उसके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वरना आप नॉर्मली भी जैसे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर प्रयास करें कि आप प्रॉपर किसी भी आसन को लगाएं, तो तभी जा कर के आपको उसके पूरे लाभ मिलते हैं। गोमुख आसन घेरण्ड संहिता के प्रथम प्रकरण के द्वितीय प्रकरण के 17वें श्लोक में कहा गया, गोमुखम गोमुखाकृति। इस आसन को गोमुख आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको करने से हमारे शरीर की जो आकृति है वो गाय के मुख के समान हो जाती है। जिस तरह गाय का मुख होता है, हमारे शरीर की, विशेष करके हमारे पैरों की आकृति गाय के मुख के समान हो जाती है। और वशिष्ठ संहिता के प्रथम उपदेश के प्रथम अध्याय के 70वें नंबर श्लोक में भी गोमुख आसन का वर्णन है। वहाँ पर कहा गया, सव्य दक्षिण गुल्फम तु पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिणेपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। पर थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है कि वशिष्ठ संहिता जो अभी मैंने जो श्लोक बोला, इसके लास्ट में गोमुखम तत् प्रचक्षित, अर्थात इसको गोमुख आसन कहा जाता है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसमें ऐसा बोला गया है, सव्य दक्षिण गुल्फम तु, अर्थात दाहिने पैर को, गुल्फ को अर्थात हमारी जो टखना है इसको हमारे बटक मस्से से टच करना है। गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्व, जो पीछे का जो पृष्ठ हिस्सा है हमारा, हमारे शरीर का जो पृष्ठ भाग है, उसके पार्श्व भाग पर अर्थात उसके साइड में पृष्ठ पार्श्व नियोजित अर्थात उसको अच्छे से जमाना चाहिए। और विपरीत दिशा में भी दक्षिणेपि तथा सव्यम, उस दिशा से भी, जो हमारा ये वाम अंग है और ये दक्षिण अंग है, तो दक्षिण अंग में भी इसी प्रकार इसको लगाना चाहिए, समाजीयोत करना चाहिए, दक्षिणेपि तथा सव्यम। फिर इसको कहा गया गोमुखम तत् प्रचक्षते। ये जो रेफरेंस है ये वशिष्ठ संहिता में से है। मैं वशिष्ठ संहिता में से इसलिए इसको रेफरेंस दे रहा हूँ, यद्यपि घेरण्ड संहिता में से भी और हठ योग प्रदीपिका में से भी दोनों में ही इसका वर्णन है, लेकिन वशिष्ठ संहिता में द्वितीय नंबर पर इसको रखा गया है। वशिष्ठ संहिता में कहा गया है, वशिष्ठ संहिता में 10 आसन हैं, स्वस्तिकम, गोमुखम, पद्मम, सिंहम, वीरासनम तथा इस तरह से 10 आसनों का वर्णन हम वशिष्ठ संहिता में से पा लेते हैं। तो जो प्रथम आसन है स्वस्तिक आसन, फिर उसके बाद में गोमुख आसन का वर्णन है। स्वस्तिक आसन क्या होता है, कैसे किया जाता है, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर के उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। फिर दूसरा आसन आता है गोमुख आसन, जिसके बारे में आपको मैं अभी बता रहा हूँ। तो जो शास्त्रों में वर्णित है वो यही गोमुख आसन है। हाथों की किसी तरह की कोई क्रिया को करने की आवश्यकता नहीं है जब आप गोमुख आसन को करते हैं, क्योंकि इतने से ही गाय के जो मुख की आकृति है वो बन जाती है। और गोमुख आसन के संदर्भ में ही हठ योग प्रदीपिका के प्रथम उपदेश के 20वें नंबर के श्लोक में भी इसी गोमुख आसन की विधि का वर्णन किया गया है। और वशिष्ठ संहिता में भी और घेरण्ड संहिता में भी यही विधि कही गई है। लेकिन अब वर्तमान समय की बात करते हैं। वर्तमान समय के जो योगी हैं, यद्यपि मध्यकाल में जो इससे पहले का जो काल रहा योगियों का, उन्होंने
जो पैर ऊपर है उसी तरफ के हाथ, जैसे आपने लेफ्ट लेग ऊपर रखा है तो लेफ्ट हैंड को ऊपर करके राइट हैंड नीचे से पीछे से हम इसको पकड़ते हैं और इसको वो गोमुख आसन कहते हैं। मैं आपको इसको एक बार पीछे से भी करके बताऊंगा जब मैं पैर चेंज करके करूँगा तब। तो हाथ ऊपर करके इस तरह से करने से इसको गोमुख आसन उन्होंने कहा है, पर शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है, इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो गोमुख आसन इतना है यही परफेक्ट है, इसी को गोमुख आसन कहा जाता है, इतना ही। पर वर्तमान समय के योगिनी और मध्यकाल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ आसनों में। केवल एक आसन की बात नहीं, यद्यपि आप सभी जानते हैं बहुत सारे आसनों में बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। तो अब देखते हैं इसको पीछे से कैसे किया जाता है, फिर मैं और आगे आपको इसके लाभों के बारे में बताऊँगा। इस तरह से आप बाएं पैर की एड़ी पर बैठेंगे, बाएं पैर आपने बटक मसल के पास में लगाया, फिर जो पैर ऊपर है, हमारा राइट पैर ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर रखेंगे पीछे से और लेफ्ट हैंड को पीछे से लाएंगे उसको। इसी को हम दूसरी दिशा से भी करेंगे तो पैर बदल लेंगे। हमने जब राइट लेग ऊपर रखा था तो हमने राइट हैंड को ऊपर करा था, इसी तरह जब हम लेफ्ट हैंड ऊपर रखते हैं तो लेफ्ट लेग को भी हम साथ में ऊपर रख लेते हैं। जैसे हमने इसी तरह पैर बदला तो अभी लेफ्ट ऊपर है तो लेफ्ट हैंड, फिर राइट ऊपर है तो राइट, बस पैर आपको बदलना है, इतना सा आपको सावधानी रखनी है। तो इस आसन के आपको पहला सेट जो है उसके बाद दूसरा सेट भी लगाना ज़रूरी, क्योंकि एक समयावस्था बन जाती है आपके शरीर की, एक असम स्थिति में आपका शरीर जो है वो आ जाता है। अब इसके लाभों के बारे में बात करते हैं। गोमुख आसन के संदर्भ में कहा जाता है कि जब हम गोमुख आसन करते हैं तो हमारे पैर जो है बहुत ही ज़्यादा लचीले हो जाते हैं, अर्थात हमारे जितने भी पैर के स्नायु, जितने भी पैर के मसल्स है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आप पैर की वो सारी क्रियाएं कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसके अतिरिक्त अगर आपको किडनी का कोई भी रोग है, क्योंकि हम जब बैठते हैं गोमुख आसन में हाथ ऊपर करके तो हमारे पेट पर बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, जिससे हमें किडनी के जो हमारे रोग हैं वो सारे रोग दूर हो जाते हैं। और अगर आपको किडनी का कोई रोग नहीं है तो आपको आगे फ्यूचर में कोई किडनी का रोग नहीं होता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको कंधे में या गर्दन में किसी भी तरह का कोई रोग है तो इस तरह से हाथ उठाने से हमारे कंधे और गर्दन की भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और हमें कंधे और गर्दन के होने वाले रोगों से भी हम बच सकते हैं। साथ ही मजबूत हमारे जो शरीर के मसल्स हैं, हमारे पूरे बॉडी के, विशेष करके हाथ के और पैर के मसल्स का पूरा व्यायाम हो जाता है गोमुख आसन कर लेने से। तो जो हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त थकान दूर हो जाती है, हमारे तनाव, चिंता, डिप्रेशन, जितने भी जो मानसिक रोग है वो भी इससे दूर होते हैं, क्योंकि हम एक आसन की स्थिति में आ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं इसलिए। और स्थिर सुखम आसनम ऐसा कहा जाता है, महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसन, अर्थात आसन जो है वो सुख को प्रदान करने वाला है। और कोई भी आसन हो वो सुख को इसलिए प्रदान करता है क्योंकि उसकी स्थिति में आने के बाद हम रिलैक्स फील करते हैं, जिससे कि हमारा तनाव, हमारी जो चिंता है, हमारा जो भय है वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त हृदय रोग के अगर आपको रोग हैं, हृदय रोग की अगर आपको परेशानी है तो भी आपके लिए गोमुख आसन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि हमारा हार्ट सेंटर में होता है और हाथ और पैर के मांसपेशियों के खिंचाव से हमारे हार्ट पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव वहाँ पर इफेक्ट पड़ता है हमारे शरीर पर। फिर इसके अतिरिक्त आपका जो मेरुदंड है वो इरेक्ट होता है, सीधा होती है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, तो आपको मेरुदंड के किसी भी प्रकार के कोई रोग नहीं होते हैं। पार्किंसन की प्रॉब्लम जो कि न्यूरो प्रॉब्लम है, जो कि आपके पूरे शरीर को मतलब आपके हाथ पे उसमें कांपने लग जाते हैं, तो ऐसी गंभीर समस्या से बचने के लिए भी आपको गोमुख आसन ज़रूर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिनको रात में सोते समय बाइटें आ जाते हैं, अर्थात नस पर नस चढ़ जाती है, ऐसी समस्या से भी अगर आप जूझ रहे हैं तो गोमुख आसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसनों में से एक है। इसके अतिरिक्त वे महिलाएं जिनका जो ब्रेस्ट है वो ज़्यादा उभरे हुए नहीं है, तो इस आसन को करने से, इस तरह जब आप हाथ उठाते हैं तो आपके वक्षस्थल को, आपकी छाती को पूरा आकार मिलता है, पूरा उभार मिलता है, तो वे महिलाएं भी इस आसन को ज़रूर करें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त जिनको अस्थमा की समस्या है, जिनको श्वास संबंधी किसी प्रकार का रोग है, क्योंकि जब हम गोमुख आसन करते हैं तो हमारे हाथों को जब ऊपर आते हैं तो हमारा जो चेस्ट है वो पूरा एक्सपेंड होता है, पूरा खुलता है, तो हमें श्वास संबंधी रोग और फेफड़े संबंधी रोग जो है वो हमारे दूर हो जाते हैं और अस्थमा जैसा घातक रोग भी गोमुख आसन को करने से हमारा दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको बटक मसल्स में पेन रहता है, कूल्हों में दर्द रहता है,
तो भी आपके लिए गोमुखासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पैरों, जो हमारे बटक की जो मांसपेशियाँ हैं, जो हमारे कमर की मांसपेशियाँ, वो आपस में इस तरह से ट्विस्ट होती हैं, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के जितने भी रोग हैं, पुरुष स्त्री संबंधी जो रोग हैं, वो भी बहुत जल्दी इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसका सीधा इफेक्ट आपके पेल्विक पर पड़ता है, आपके पेड़ों पर पड़ता है, और इससे एब्डोमेन पर जब इफेक्ट पड़ता है तो हमारे जो महिलाओं के स्त्रियों के जो रोग हैं वो भी हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। और साथ ही साथ पुरुषों में भी जो अंडकोश की वृद्धि का जो रोग होता है, अंडकोश बढ़ जाते हैं, तो वे पुरुष भी इसका अभ्यास अगर नियमित रूप से करते हैं तो उनके ये रोग भी दूर होते हैं। तो महिलाओं के लिए भी, पुरुषों के लिए भी, और बच्चों के लिए भी, और साथ ही साथ जितने भी दर्द हैं उनको दूर करने के लिए, हमारे मसल्स को मजबूत करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए भी यह गोमुखासन बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है। इसको आप ज़रूर अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, कितने समय तक करना है। हर आसन का समय 1 मिनट कम से कम आपको करना ही चाहिए। तो एक तरह से भी आपको 1 मिनट करना है, फिर दूसरा पैर बदल के भी, दूसरा हाथ बदल करके भी आपको 1 मिनट अवश्य करना है, तभी आपको इसके सभी लाभ मिलेंगे। और इस जो जितने भी मैंने आपको लाभ बताए, सभी जो लाभ हैं वो आपको 7 दिन में दिखने लग जाएंगे। और आपकी जो बीमारी विशेष है उसके साथ और भी कुछ आसनों को इंक्लूड किया जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 7 दिन में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट मिल जाता है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।